11 बजे ग्राम सभा का आयोजन हो रहा है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को ग्राम सभा में नियुक्त होने का आमंत्रण है। माननीय पंचायत अध्यक्ष महोदया, वार्ड सदस्यों, ग्राम के सभी वरिष्ठ जन, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि तथा यहाँ उपस्थित सभी ग्रामवासियों को मेरा हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं ग्रामवासियों का स्वागत करने के लिए मैं ग्राम प्रधान जी से निवेदन करती हूँ। आज की विशेष ग्राम सभा में हार्दिक स्वागत है। मेरे साथ मंच पर विराजमान श्री सचिव पूजा जी, हेल्थ ऑफिसर प्राची जी, प्रिंसिपल मानव जी, बैंक मैनेजर नक्षित जी, एडीओ फाल्गुन जी, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से तरुण जी, वाटर डिपार्टमेंट से राधिका जी, पुलिस ऑफिसर नैतिक जी, वेटरनरी डॉक्टर सुरेंद्र जी, एसडीओ मनीषा जी, यूथ लीडर दिव्यता जी, महिला अध्यक्ष मिस कीर्ना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नव्या जी, मीडिया से राजेश जी, सखी मंडल से ध्वनि जी, पटवारी कीर्ना जी, वार्ड मेंबर 1 हिमांशु जी, वार्ड मेंबर 2 नितेश जी, वार्ड मेंबर 3 रीत जी, वार्ड मेंबर 4 प्रियांशी जी और अंत में वार्ड मेंबर 5 एंजल जी। आप सभी का मैं इस सभा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि आज की सभा में सक्रिय रूप से भाग लें, अपने विचार और सुझाव खुलकर रखें और एक दूसरे की बात को ध्यान पूर्वक सुने। हम सब मिलकर ही अपने गांव के विकास और कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। हमारे गांव का नाम लिमखेड़ा है और जिले का नाम दाहोद है, जो कि गुजरात में स्थित है। हमारे गांव की कुल जनसंख्या 3520 है और कुल परिवार 250 हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की ग्राम सभा को प्रारंभ करने के लिए ग्राम प्रधान जी से अनुमति चाहती हूँ। जी हाँ, आज की ग्राम सभा शुरू की जाए। आज की ग्राम सभा शुरू करने से पूर्व हम अपने गांव के मोहनलाल जी के निधन पर अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने अपने जीवन में गांव की बहुत सेवा की है, लोगों की बहुत सेवा की, साथ में ही उन्होंने सामाजिक उत्थान किए हैं। हम इनके योगदान को नहीं भूल सकते। उनकी सेवाएं और उनके आदर्श को या हम अपने प्रेरणा का स्रोत बनाएंगे। जी हाँ, मैं सरपंच साहिबा की बात से सहमत हूँ। वो सच्चे आदमी, समाज सेवी थे। उन्होंने अपने गांव के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे। मैं उनके परिवार को ज्यादा दुख न सहने पड़े उसके लिए और उनके आत्मा को शांति मिले उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि हम सब 1 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करें। सभी कृपया मौन धारण करें। ओम शांति शांति शांति। अब मैं सचिव जी से निवेदन करती हूँ कि वे पिछले वर्ष का बजट प्रस्तुत करें, साथ ही में पिछले वर्ष की गई योजनाओं के बारे में बताएं। हमारे गांव में रोजगार के प्रकार हैं कृषि, जिसमें परिवारों की संख्या 45 है, पशुपालन में 20 है, सरकारी नौकरी में 10, निजी नौकरी में 75 है, व्यवसाय और दुकान में 40, मनरेगा में 100 और प्रवासी मजदूर 120 है। हमारे गांव का व्यय विवरण है: खाद्य सामग्री में 1 लाख, शिक्षा में 1 लाख, स्वास्थ्य में 10,000, कृषि लागत में 50,000, बिजली पानी में 50,000, परिवहन में 50,000। कुल वार्षिक व्यय है 4,50,000। हमारे गांव में सरकारी योजनाएं एवं लाभ हैं। योजनाओं के नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें लाभार्थियों की संख्या 50 है, मनरेगा में 100 है, प्रधानमंत्री
आवास योजना में 25 है, पेंशन योजनाओं में 35 है। हमारे गांव में बुनियादी सुविधाएं एवं विकास। हमारे गांव की सड़क पक्की और कच्ची है, बिजली 8 घंटे प्रतिदिन उपलब्ध है, पेयजल के लिए नल, हैंडपंप और कुआं है, स्वास्थ्य केंद्र भी उपलब्ध है और स्कूल प्राथमिक और माध्यमिक है, बैंक पोस्ट ऑफिस भी है। हमारे गांव के विकास कार्य हैं, सामुदायिक भवन का निर्माण चल रहा है, पंचायत भवन में डिजिटलीकरण चालू है। हमारे गांव की समस्याएं एवं चुनौतियां: सिंचाई की कमी, बेरोजगारी, कम बाजार मूल्य, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शिक्षा के सीमित आधार। हमारे गांव में सुझाव एवं भविष्य की योजना: सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कौशल विकास कार्यक्रम, स्थानीय उद्योगों की स्थापना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, महिला सहायता समूहों को सशक्त करना। हमारे गांव का कुल वार्षिक सारांश: कुल वार्षिक आय था 5 लाख, कुल वार्षिक व्यय है 4,50,000 और शुद्ध बचत है 50,000। यदि किसी ग्रामवासी को बजट पर सुझाव, आपत्ति या नई योजनाओं का प्रस्ताव देना हो तो कृपया वे अपना हाथ उठाएं। अब मैं वार्ड मेंबर 1 हिमांशु जी से निवेदन करती हूँ कि वे बजट पर अपना विचार प्रस्तुत करें। जी हाँ, सरपंच जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कुल बजट आया उसका उपयोग करके हमने गांव को विकसित करने की पूरी कोशिश की। जैसे कि गांव में गली गली स्ट्रीट लाइट लगाई गई है और उसमें से जितना कुछ बच गया है उसको भी हम जल्द ही लगाएंगे। धन्यवाद। अरे अरे देखो भाइयों, इनसे कुछ काम तो होता नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करवा लो। अरे भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, काम चल रहा है। ये थोड़ा धीमे है, सरकारी काम है, इसमें आपको भी पता है वक्त तो लगता है। ग्राम सभा का पहला एजेंडा है खेलों के मैदान की कमी। हमारे गांव में बच्चों और युवा के लिए खेल के मैदान नहीं है। बच्चे खेले करते बच्चे थी अच्छी खेल है। अच्छा, इसे कब तक फिलत कराएगी? धन्यवाद। आपका सवाल महत्वपूर्ण है। हम इस सवाल को प्राथमिकता देंगे। हम मंदिर के पीछे पड़ी 1.5 जमीन पर हम खेल का मैदान बनवाएंगे। साथ ही में हमारा यह प्रयत्न रहेगा कि हम उस मैदान का समतलीकरण करवाएं। इसके लिए राज्य की खेलो इंडिया ग्रामीण योजना का में आवेदन भेज दिया गया है। हमारे यह ध्यान रखेंगे कि कोच का प्रबंधन किया जाए। तरह से यह पूछना चाहता हूँ कि आप खेल का मैदान तो बनवा देंगे, पर क्या खेल सामग्री जैसे बैट, बॉल, वॉलीबॉल आदि उपलब्ध करवाएंगे? कृपया कर इसका उपयुक्त उत्तर दीजिए। यह बहुत जरूरी है कि खेल सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। एनएसएस और एनवाईकेएस के सहयोग से हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि हम खेल की सामग्री बच्चों को उपलब्ध करवाएं। हमारी ग्राम सभा का दूसरा एजेंडा है कार्यक्रम या मीटिंग के लिए स्थायी मंच नहीं है। मैं माननीय सरपंच महोदया जी को बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, सभा या स्कूल के कार्यक्रम के लिए कोई स्थायी मंच नहीं है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पंचायत इसे कब तक बनाएगी? ग्राम पंचायत में इस वर्ष कुल 30,000 का प्रस्ताव आया गया है, जिसका उपयोग हम पंचायत भवन के पास ही में पक्का एवं स्थायी मंच बनाने में करेंगे। इसके लिए 2 से 3 महीने में टेंडर भेज दिया जाएगा। हमारी ग्राम सभा का तीसरा एजेंडा है शिक्षा। सरपंच महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान और गणित के शिक्षक नहीं है, जिससे हमारे बच्चों को उस विषय की पढ़ाई में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इसका कुछ समाधान करें। हमारे साथ इस सभा में प्रिंसिपल महोदय उपस्थित है, तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे इनके प्रश्न का उत्तर दें। हाँ, आपकी
आपकी बात बिल्कुल सही है कि पिछले 2 सालों से हमारे विद्यालय में गणित और विज्ञान के शिक्षक नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि 2023 के बाद गुजरात सरकार ने नए टीचर्स की भर्ती नहीं की है और हमारे विद्यालय में पहले जो पुराने गणित और विज्ञान के टीचर थे उनका ट्रांसफर हो चुका है, जिससे दूसरों टीचर को गणित और विज्ञान पढ़ाना पड़ता था। लेकिन बच्चों के प्रयास से इस साल गुजरात सरकार नए टीचर की भर्ती कर रही है, जिसके अंतर्गत हमारे विद्यालय में एक गणित और विज्ञान के टीचर्स नहीं बल्कि 2 नए गणित और विज्ञान के टीचर उपस्थित होंगे। वो कुछ चंद दिनों में उपस्थित हो जाएंगे। प्राचार्य महोदय जी, क्या बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास और डिजिटल लर्निंग होगी? हाँ, पहले हमारे विद्यालय में 2 ही स्मार्ट बोर्ड थे, जिससे बच्चों को स्मार्ट लर्निंग करने में दिक्कत होती थी। लेकिन अब बच्चों के प्रयास से हमारी स्कूल पीएमसी हो चुकी है, तो पीएमसी स्कूल के अंतर्गत अब हर एक क्लास में एक नया स्मार्ट बोर्ड लगेगा, एक स्कूल में कंप्यूटर लैब का निर्माण होगा और एक स्मार्ट लाइब्रेरी बनेगी, जिससे बच्चों को डिजिटल लर्निंग मिले और स्मार्ट लर्निंग कर पाए। हमारी ग्राम सभा का चौथा एजेंडा है पानी की समस्या। मैं प्रधान जी से पूछना चाहता हूँ कि गांव में पीने की पानी की भारी कमी है और कई पाइपलाइन टूटी हुई है और मोहल्लों में पानी नहीं पहुँच रहा, इसका समाधान करें। जल विभाग से राधिका जी से निवेदन करती हूँ कि वे इनकी समस्या का समाधान दे। गांव में पानी की समस्या को हल करने के लिए हमने जल जीवन मिशन के तहत कुछ कार्य प्रस्तावित किए हैं, जिनमें पहला टैंकी की समस्या को क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है, जिसमें दूसरा पुराने पाइपलाइन बदलने और नई पाइपलाइन बिछाने के लिए 25,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं। उसमें तीसरा 3 पंप लगवाने का भी प्रस्ताव भेज दिया गया है। चौथा, गर्मी के समय पानी के टैंकर की व्यवस्था ग्राम पंचायत करवाएगी। 5वां, मनरेगा से नलकूप क्षेत्र की सफाई और देखभाल भी करवाई जाएगी। अगले 2 माह में मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा। यहाँ तो ग्राम सभा हो रही है। मुझे तो अभी अभी पता चला, तो मैंने सोचा मैं भी अपना दुखड़ा सुनाऊं। क्यों नहीं दादाजी, आइए बैठिए और आप भी इस ग्राम पंचायत का हिस्सा बनिए। मेरा जल अधिकारी जी से यह प्रश्न है कि टंकी की सफाई महीने में कितनी बार की जाएगी? हर महीने टंकी की सफाई अनिवार्य की जाएगी। गांव में उचित मात्रा में पानी प्राप्त कराया जाएगा, यह मेरा सभी गांव वासियों से वादा है। पहले पानी में क्लोरीन की गोलियां नहीं डाली जाती थी, पर अब पानी में क्लोरीन की गोलियां भी डाली जाएगी, जिससे पानी स्वच्छ और पीने लायक बनेगा। हमारी ग्राम सभा का 5वां एजेंडा है गांव में असामाजिक तत्वों की संख्या बढ़ रही है। कि गांव में एक तो ये बुढ़िया मैं अपना दुख लेके आई थी और ये अपना दुखड़ा लेके आ गई। ज्यादा मत बोल, देख मारूंगी। सरपंच महोदया, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि गांव में शराब, जुआ और लड़ाई झगड़े जैसी गतिविधियां बढ़ रही है, इससे पंचायत कैसे निपटेगी? यह बहुत गंभीर मामला है। पंचायत इसे बिल्कुल सहन नहीं करेगी। पंचायत एक सुरक्षा समिति का गठन करेगी। वो समिति यह ध्यान रखेगी कि गांव में कितने असामाजिक तत्वों की आ रही है। साथ ही में यह प्रयत्न भी रहेगा कि युवा मंडल द्वारा नशा मुक्त अभियान करवाया जाए। सीसीटीवी कैमरा लगवाने का प्रस्ताव पहले भी दिया गया था, जिसे फिर से सक्रिय किया जाएगा। आज की सभा में यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि गांव की सार्वजनिक भूमि पर शराब या जुआ जैसी चीजें पाए जाने पर तुरंत कार्यवाही की जाएगी। सभा का 6वां एजेंडा है असमय बारिश में फसल को नुकसान। माननीय सरपंच महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बार असमय वर्षा के कारण फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसान को क्या सहायता मिलेगी, विवरण दीजिए। कृषि विभाग से फाल्गुन जी इनकी समस्या का समाधान दे। नमस्कार। किसी भी प्राकृतिक आपदा में सरकार किसानों को राहत प्रदान करती है। सभी किसानों को फसल क्षति सर्वे में नाम दर्ज करवाना अनिवार्य है। राजस्व विभाग द्वारा पटवारी व कृषि अधिकारी जल्द सर्वे करेंगे। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत जुड़े किसानों को बीमा राशि प्राप्त होगी। गैर बीमित किसानों को एसडीआरएफ द्वारा राहत राशि प्राप्त होगी। मनरेगा में कृषि भूमि सुधार द्वारा समतलीकरण करवा सकते हैं।
सभी किसानों को 7/12 भूमि रिकॉर्ड और बैंक पासबुक जमा करवाना होगा। धन्यवाद। मेरा प्रश्न रेडियो अधिकारी से यह है कि गांव में सिंचाई व्यवस्था कैसी है तथा नदियों एवं तालाबों की नियमित रूप से सफाई जारी है? कृपया इसका उपयुक्त उत्तर दीजिए। सिंचाई की समस्या ग्राम पंचायत की प्राथमिकताओं में से एक है। जल संरक्षण के तहत हमने इस वर्ष गांव में नहरों की साफ सफाई और मरम्मत के लिए प्रस्ताव भेजा है। वह कार्य जल्दी शुरू होगा। इसके अतिरिक्त हमने 2 नए फार्म पॉइंट का निर्माण भी करवाया है। इससे जल संरक्षण, इससे वर्षा जल का संचयन हो सके और भूजल स्तर में सुधार हो सके। धन्यवाद। हमारी ग्राम सभा का 7वां एजेंडा है वृद्धावस्था पेंशन सहायता। सरपंच महोदय, मेरा आपसे प्रश्न यह है कि हमारे जैसे कई वृद्धों को पेंशन समय पर नहीं मिल रहा, पंचायत क्या कर रही है? सची जी, इनकी समस्या का समाधान दे। वृद्धजनों को पेंशन दिलाना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। पंचायत में कुल 12 नए आवेदन ब्लॉक कार्यालय में भेज दिए गए हैं। हर महीने पेंशन वितरण की सूची पंचायत कार्यालय में चिपकाई जाएगी। जो बुजुर्ग लोग पेंशन का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनके आधार बैंक लिंक और केवाईसी पंचायत स्तर पर पूरी करवाई जाएगी। विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के भी आवेदन भेजे जा रहे हैं। यदि किसी को पेंशन से संबंधित कोई समस्या हो तो सीधे पंचायत कार्यालय में जाके मिले। अरे मेरा भी प्रश्न सुन। भाटी जी, अपने बच्चे को चुप करवाइए। ये रो रहा है। इसे भूख लगी है तो इसे कुछ खाने को दीजिए और चुप करवाइए। ये ग्राम सभा में शोर मचा रहा है। अरे भाई साहब, क्या करे, इसकी मम्मी तो इसको छोड़ के मायके चली गई। अब इसको तो मेरे को ही संभालना है। ले बेटा, बिस्कुट खा ले। सरपंच बेटा, मेरा प्रश्न यह है कि मेरी उम्र अब 60 साल से ऊपर हो गई, तो मेरे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है और मेरी पेंशन समय पे नहीं मिल रही है। इसका क्या कारण है? हाँ, हम आपकी समस्या समझ सकते हैं। हम इस समस्या का समाधान निकालने के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाएंगे और केवाईसी को भी इसी हफ्ते पूरा करवा दिया जाएगा। आपकी पिछले महीने की जो पेंशन बची हुई है, उसे केवाईसी अपडेट होने के बाद आपके खाते में डलवा दी जाएगी। हमारी ग्राम सभा का 8वां एजेंडा है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई परिवारों को घर नहीं मिला गया, कई परिवारों को सूची में नाम नहीं है, तो इसका कारण क्या है? ये सभी कार्य MIS के द्वारा ऑनलाइन किए जाते हैं। पंचायत में सभी पात्र परिवारों की सूची SCE के आधार पर भेज दी गई है। जिनका नाम इस सूची में नहीं है, उनके लिए पुनः सर्वे किया जाएगा, जिससे वे भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठा सके। सरपंच चुनाव जी, नागरिक सरपंच महोदय, हमारे गांव में शमशान घाट में छत नहीं है और उसके चारों ओर दीवार और दरवाजा नहीं है, जिससे गांव के आवारा पशु उसमें घुस जाते हैं और छत नहीं होने से अग्नि संस्कार में भी समस्या आती है। जी, आपकी समस्या का समाधान गांव की संचित निधि के पैसों से करवा दिया जाएगा। हमारी ग्राम सभा का 9वां एजेंडा है मनरेगा। प्रधान महोदय, मनरेगा में काम कम मिलता है, मजदूरी समय पर नहीं मिलती और कामों की सूची नहीं बताई जाती। कृपया इसका विवरण दीजिए। मनरेगा में पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाता है। पंचायत में इस वर्ष कुल 5 काम स्वीकृत किए गए हैं। तालाब गहरीकरण, मिट्टी भराई, 25 सड़क, नाली सफाई और मैदान समतलीकरण। मजदूरी भुगतान DPAT के माध्यम से करवाया जाता है। हर ग्रामवासी के पास अपना जॉब कार्ड प्राप्त करने के लिए वे पंचायत में आ सकते हैं। मनरेगा की हाजिरी पंचायत में हर सप्ताह चिपकाई जाएगी। हमारी ग्राम सभा का 10वां एजेंडा है बिजली कटौती। मेरा सरपंच महोदय से यह प्रश्न है कि हमारे गांव में अक्सर बिजली कटौती होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? हम इसे ठीक करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? कृपया विवरण दें। बिजली कटौती के मुख्य कारण ओवरलोडिंग, पुरानी लाइनें और ट्रांसफार्मर का खराब होना हो सकते हैं। MGVCL इन समस्याओं को कम करने के लिए नए सब स्टेशनों का निर्माण, पुरानी लाइनों का बदलाव
और मेंटेनेंस का नियमित रूप से कार्य कर रही है। धन्यवाद। हमारी ग्राम सभा का 9वां एजेंडा है स्वास्थ्य से संबंधित विचार। सरपंच महोदय, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि टीकाकरण में कई बच्चे छूट रहे हैं, क्या घर-घर अभियान चलेगा? हमारे साथ इस सभा ऑफिसर उपस्थित है, तो वे इस समस्या का समाधान दे। हाँ, बच्चों के टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए घर घर जाकर अभियान चलाना भारत बाल टीकाकरण कार्यक्रमों का एक नियमित और महत्वपूर्ण हिस्सा है। करवाना भूल गए हैं या छूट गए हैं, उन तक पहुंचने के लिए भारत सरकार नियमित रूप से अभियान चला रही है। धन्यवाद। कि हमारे गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों की कमी है, इसे कब पूरा किया जाएगा? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है, लेकिन इसका कोई निश्चित समय बताना संभव नहीं है कि यह कमी कब तक हल होगी। लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस महीने की 30 तारीख तक नई सप्लाई पहुंच जाए। धन्यवाद। हमारी ग्राम सभा का 12वां एजेंडा है बैंक से संबंधित समस्याएं। सरपंच महोदय, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हमारे गांव में जो बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है। इसे सरल बनाने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? मैं बैंक मैनेजर नक्शीद जी से अनुरोध करती हूँ कि वे इस समस्या का समाधान दें। आप फिक्र ना करें, इसको सरल बनाने के लिए हम एक कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसके तहत जरूरी दस्तावेज लाने वाले ग्रामीणों का खाता मौके पर ही सिर्फ एक सादा फॉर्म भरवाकर खोल दिया जाएगा। धन्यवाद। हमारी ग्राम सभा का 13वां एजेंडा है साइबर क्राइम से कैसे बचा जाए। मेरा प्रश्न यह है कि मेरे फोन पर किसी बैंक अधिकारी का फोन आए और मेरे खाते का OTP मांगे तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं पुलिस ऑफिसर नैतिक जी से निवेदन करती हूँ कि इस समस्या का समाधान दे। किसी भी कीमत पर अपनी निजी जानकारी जैसे OTP, पिन या पासवर्ड किसी को ना बताएं, चाहे वह खुद को बैंक मैनेजर, सरकारी अधिकारी या कोई भी बताए, क्योंकि कोई भी बैंक या विश्वसनीय संस्था कभी भी आपसे फोन पर आपकी कोई निजी जानकारी नहीं मांगती है। यदि आपको लगता है यह फोन जो आपके पास कॉल है वह फ्रॉड है, तो तुरंत काटे और आपके पास वाले थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं। थानेदार साहब, मेरा आपसे प्रश्न है कि मेरे खाते से धोखाधड़ी से पैसे कट गए तो मुझे क्या करना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके ये 3 काम करें। तुरंत साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके घटना की जानकारी दें, अपने बैंक को तुरंत सूचित करें और अपना खाता ब्लॉक करवाएं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर या नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर साइबर सेल में लिखित जानकारी दर्ज कराएं। किसी को कोई अन्य समस्या है तो कृपया अपना प्रश्न पूछें। माननीय सरपंच महोदय, जैसा कि आप जानते हैं आज का युग शिक्षा का है और शिक्षा से ही युवा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गांव के युवा पास के शहर की पुस्तकालय में रोजाना पढ़ाई के लिए जाते हैं। इससे बेहतर होगा कि हमारे गांव में पुस्तकालय उपलब्ध कराई जाए और हमारे गांव का नाम वो रोशन हो। हाँ, यह बहुत अच्छा सुझाव है। हमारा यह प्रयत्न हम जरूर करेंगे कि हमारे गांव में भी एक लाइब्रेरी का प्रबंधन किया जाए, जिससे हमारे गांव के युवाओं को सहायता मिल सके। मैं सरपंच महोदय जी से यह पूछना चाहती हूँ कि जो आज के एजेंडा में बताए गए हैं वो सारे काम पूरे तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज के एजेंडा में बताए गए सारे काम अवश्य पूरे किए जाएंगे। सरपंच महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में आवारा पशुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ये पशु किसानों के खेतों में जाकर किसानों की फसल बर्बाद कर देते हैं, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इतना ही नहीं, इन कई पशुओं ने गौशाला का निर्माण किया जाएगा, जिससे आवारा पशुओं को गौशाला में रखा जाए और वे किसी के लिए हानिकारक ना रहे। सरपंच महोदय, हमारे गांव में चोरियां बढ़ रही हैं, कृपया इसका कोई समाधान कीजिए। हम यह प्रयत्न करेंगे कि हम नाइट पेट्रोलिंग करवाएं, जिससे गांव में चोरियां ना हो। साथ ही में हम CCTV का भी प्रस्ताव करेंगे। श्रीमती सरपंच महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में लड़कियों के लिए कोई भी कुंग फू कराटे शिविर नहीं है।
ये होना चाहिए, क्योंकि इससे लड़कियां सेल्फ डिफेंस सीखेगी और मुसीबत के वक्त खुद ही अपना बचाव कर पाएगी। इसे प्रत्येक वर्ष खुलना चाहिए ताकि लड़कियां आत्मनिर्भर भी बने। इस प्रश्न पर अपना मत रखें। धन्यवाद। आपका उपाय महत्वपूर्ण है। हम यह प्रयास करेंगे कि हम गांव में सेल्फ डिफेंस के लिए कोच को बुलाएं, जिससे लड़कियां भी अपने आप अपनी सुरक्षा कर सके। माननीय सरपंच महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में कचरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके कारण गंदगी बढ़ रही है और बीमारियां भी फैल रही है। स्कूलों में भी यही हाल है, जिसके कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसका मूल कारण कचरा पात्र का ना होना है। कृपया करके इस समस्या का निवारण करें। हम गांव में हर जगह पर कचरा पात्र रखवाएंगे, जिससे सारा कचरा पात्र में डाला जा सके। साथ ही में हम सूखा कचरा और गीला कचरा हम दोनों के लिए अलग अलग पात्र रखवाएंगे। पर इस समस्या का सबसे बड़ा कारण हम सब गांववासियों का ही है। हम सब गांववासियां ही सड़कों पर, नाले में, ऐसी सारी जगहों पर कचरा डालते हैं, जिससे गंदगी उत्पन्न होती है। तो हम यह प्रयत्न करेंगे कि हम सारा कचरा पात्र में ही डालें। ग्राम सभा में दिए गए सुझावों को कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज किया जा चुका है। जल्द ही इन पर कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। आप सभी का धन्यवाद। आज जो निर्णय लिए गए हैं वो हमारे सामूहिक विकास की नींव है। हमें विश्वास है कि आप सब ग्रामवासी इस समस्याओं का समाधान करने में हमारी सहायता करेंगे और हमारा गांव अब आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। इसी दृढ़ संकल्प के साथ आज की ग्राम सभा का समापन यही करते हैं। आप सभी का पुनः एक बार तहे दिल से धन्यवाद।